तारे से कभी कुछ मांगा है? मांगना भी मत, क्योंकि वास्तविकता तो ये है ना, क्योंकि तारा कभी टूटता ही नहीं है। जो टूटते हैं वो तो उल्का पिंड होते हैं। जिन टूटते हुए तारों से आप अपनी विश मांगते हो वो वास्तव में मीटियोर्स होते हैं, क्योंकि तारों का तो अपना जीवन चक्र होता है। वो या तो व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं या ब्लैक होल बनते हैं या फिर न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। तो फिर जो हमें टूटते हुए तारे की भांति दिखाई देते हैं वो क्या है? महाराष्ट्र की लोनार लेक जिससे बनी है वो एस्ट्रॉइड क्या है? और हेली नामक धूमकेतु यानी कि कमिट क्या होते हैं? ये तीनों चीजें आपकी एस्ट्रोनॉमी से संबंधित हैं। आप इनको साइंस के अंतर्गत पढ़ें या फिर ज्योग्राफी के अंतर्गत, आपको इन तीनों के बीच अंतर पता ही होना चाहिए। यूपीएससी जैसी परीक्षाएं इनको मेंस में पूछती हैं, और सामान्य जीवन में भी अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो बॉलीवुड जैसी मूवीज आपको उल्लू नहीं बना पाएंगी ये कहकर कि टूटते हुए तारे से अपनी विश मांग लो। खैर, आपकी विश क्या है जो आपको टूटते हुए तारे से मांगनी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या पता मेरे मांगने से तुम्हारी विश पूरी हो जाए। आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि एस्टेरॉइड यानी कि शुद्ध ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु, इन तीनों में क्या अंतर होता है। अगर आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो मित्रों नया बैच शुरू हो रहा है, और इस नए बैच में जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि आज 9 नवंबर को अनअकैडमी पे महंगाई बढ़ने वाली है। जो सब्सक्रिप्शन आज तुमको 25,000 रुपए में मिल रहा है वो 26 से 27,000 या फिर उससे ज्यादा भी महंगा हो जाएगा कल से। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ना चाहते हैं तो आज रात 12 बजे से पहले सब्सक्रिप्शन ले लेना। ये जो हिंदी मीडियम का बैच है ये 10 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम सारे बैचेस अपने अपने समय पर शुरू हो रहे हैं। अभी प्लस पे मेरा फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स शुरू हो रहा है, फिर वर्ल्ड मैपिंग स्टार्ट करूंगी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, और इसी तरीके से जो साइकिल है ये रिपीट होता रहता है। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं, एस्टेरॉइड। तो अब सवाल उठता है कि ये एस्ट्रॉइड क्या होते हैं। हम जानते हैं कि जैसे हमारे सौर मंडल में हमारे जितने भी ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वैसे ही कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो परिक्रमा ऐसे नहीं होती। अगर मैं किसी भी चीज को 2D पे बनाऊंगी तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा कि ये इसकी परिक्रमा ऐसे कर रहे हैं। पर आपको पता है ना, परिक्रमा आरती की थाल जैसे नहीं होती। परिक्रमा कैसे होती है? इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे। तो ये जो हमारी पृथ्वी है ये यहां पर है, सूर्य यहां पे है, तो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी ऐसे कर रही है। वैसे ही सारे के सारे जो खगोलीय पिंड हैं हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का है, इसलिए सारे खगोलीय पिंड ऐसे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसे। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा क्यों कर रहा है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब है, इसलिए चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और कुछ और भी खगोलीय पिंड हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उन्हीं खगोलीय पिंडों में से एक है ये क्षुद्र ग्रह। तो अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह सिर्फ और सिर्फ ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े हैं और कुछ नहीं। क्षुद्र ग्रह मतलब टूटे हुए ग्रह, एस्टेरॉइड। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े हैं। क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं जो वर्षों पहले जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था ग्रहों से टूटकर अलग हुए थे। अब ये भी क्या करते हैं? ये भी अन्य खगोलीय पिंडों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ये हमारा सूर्य है, और अब इसकी परिक्रमा कर रहे हैं अलग अलग ग्रह। जैसे यहाँ बुध इसकी परिक्रमा कर रहा है, फिर शुक्र इसकी परिक्रमा कर रहा है, फिर पृथ्वी कर रही है, फिर मंगल कर रहा है। वैसे ही आप क्या देख रहे हो, ये जो हमारे सारे के सारे ग्रह हैं ना, इनके पास अपनी खुद की कक्षा है। कक्षा मतलब वो रास्ता जिस पर कोई भी खगोलीय पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहा है या फिर किसी की भी परिक्रमा कर रहा है, तो उस परिक्रमण पथ को हम कक्षा कहते हैं। अभी मेरे हाथ से यहाँ पे कक्षा थोड़ी सी मिक्स हो गई थी, किसी की कक्षा किसी को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो बात ऐसी है कि ये जो ग्रह है ना,
इनके साथ क्या है, ये इनके पास तो बड़ी अपनी अलग ही कक्षा है, अपना अलग ही रास्ता है। जैसे अंबानी जी हैं, वो किसी मंदिर की परिक्रमा करने जा रहे हैं तो उनके पास बढ़िया से अपना एक रास्ता है। अमिताभ बच्चन के पास वीआईपी रास्ता है, तुम्हारी कृपा से काश मेरे पास भी वीआईपी रास्ता हो जाए। लेकिन जो आम लोग हैं उनके पास क्या है, आम लोगों के पास ऐसे अलग से कोई वीआईपी रास्ता नहीं है। वो भीड़ भाड़ में जहां पर सबके सब परिक्रमा कर रहे हैं, उस भीड़ में सूर्य की परिक्रमा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पे उनके जैसे लाखों लोग और हैं, वहां पे फिर उनके जैसे लाखों लोग और हैं, तो यहां पे भीड़ मची हुई है। मैंने क्या बताया कि यहां पे ये सूर्य है और ये बाकी के ग्रह हैं, तो इन बाकी के ग्रहों के पास अपनी खुद की कक्षा है, अपना खुद का रास्ता है। पर यहां पे जैसे ये क्षुद्र ग्रह है, ये इस जगह पे ऐसे सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक और क्षुद्र ग्रह है, 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 और ऐसे बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, ऐसे लाखों की संख्या में जो क्षुद्र ग्रह हैं वे क्या कर रहे हैं, वो लाखों की संख्या में यहाँ पे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ये सब के सब। तो ये जो जगह है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो क्षुद्र ग्रह जिस स्थान पे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं ना, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्षुद्र ग्रह की पेटी। इसे हमें कहना है क्षुद्र ग्रह की पेटी। दिस इज व्हाट, एस्टेरॉइड बेल्ट। ये है अपनी क्षुद्र ग्रह की पेटी, क्षुद्र ग्रह की पेटी। तो अब हम लोगों को बचपन से आज तक सिर्फ इतना बता दिया गया कि मंगल और बृहस्पति के बीच, ये मंगल ग्रह की कक्षा, यहाँ बृहस्पति ग्रह की कक्षा, और इन दोनों के बीच क्षुद्र ग्रह की पेटी होती है। क्या कुछ गलत बताया? नहीं, गलत नहीं बताया, लेकिन जो जानकारी हमें दी गई ना, वो अधूरी दी गई। अधूरी क्यों? क्योंकि क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े हैं, करेक्ट है। ये जो हमारे क्षुद्र ग्रह हैं, ये सूर्य की परिक्रमा भी कर रहे हैं, ये भी करेक्ट है। और ये जो है, ये क्षुद्र ग्रह की पेटी में पाए जाते हैं। ये कहाँ? मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच क्षुद्र ग्रहों की पेटी होती है। इतनी कहानी जो तुमको बताई गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कहानी अधूरी है। जितने भी क्षुद्र ग्रह हमारे सौर मंडल में हैं, वो सारे के सारे इस क्षुद्र ग्रह की पेटी में नहीं होते। जितने भी क्षुद्र ग्रह हमें मतलब सौर मंडल में मिलते हैं, तो सौर मंडल के सारे क्षुद्र ग्रह इस क्षुद्र ग्रह की पेटी में नहीं होते। इस पेटी के बाहर भी कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, इस पेटी के बाहर भी कुछ क्षुद्र ग्रह हैं। कैसे? तो यहां देखो, क्षुद्र ग्रहों का सबसे पहला प्रकार, क्षुद्र ग्रहों का सबसे पहला प्रकार क्या है? मुख्य क्षुद्र ग्रह की पेटी में पाए जाने वाले क्षुद्र ग्रह। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला यही है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी में, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाने वाले क्षुद्र ग्रह। ठीक, डन है। ये क्षुद्र ग्रह का पहला प्रकार है। आपने क्षुद्र ग्रह लिखा, उसके बारे में 2 लाइन लिखी, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे क्षुद्र ग्रह के प्रकार, टाइप्स ऑफ एस्टेरॉइड। मतलब एस्टेरॉइड कई अलग अलग तरीके के होते हैं, एस्टेरॉइड कई अलग अलग तरीके के होते हैं। तो क्षुद्र ग्रहों का पहला प्रकार क्या है? क्षुद्र ग्रहों का पहला प्रकार है मुख्य क्षुद्र ग्रह की पेटी वाले। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच जो आपको क्षुद्र ग्रह की पेटी मिल रही है, वो सबसे पहले वाले क्षुद्र ग्रह हो गए। अभी इनके बाद ये आता है दूसरा नंबर। दूसरा कौन सा है? दूसरा है ट्रोजन। दूसरा है ट्रोजन एस्टेरॉइड। तो अभी ट्रोजन एस्टेरॉइड क्या होते हैं? देखो, ट्रोजन का ना शाब्दिक अर्थ ही होता है छिपा हुआ। ट्रोजन का शाब्दिक अर्थ ही होता है छिपा हुआ। जैसे पहले ट्रोजन वायरस आता था, सो वो भी छिपा हुआ रहता था, एंटीवायरस उसको पकड़ नहीं पाता था। एंटीवायरस से याद आया, लैपटॉप में एंटीवायरस डालना है। सो ट्रोजन एस्टेरॉइड किनको कहेंगे? ट्रोजन एस्टेरॉइड भी हम उनको कहेंगे जो छिपे हुए होंगे। मेरी भाषा में बोलूं तो चापलूस होंगे। कैसे? देखो, मैंने आपको बताया कि इन ग्रहों के पास अपनी अपनी कक्षा है, साफ सुथरा रास्ता है जिसपे ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। जबकि क्षुद्र ग्रह क्या कर रहे हैं? ये बेचारे इस भीड़ में हैं, इस भीड़ में ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो कुछ क्षुद्र ग्रह क्या करते हैं, किसी बड़े ग्रह से बोलते हैं, ओए बृहस्पति बृहस्पति, आपके पास तो अपनी खुद की कक्षा है, क्या मैं भी आप ही की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर लूं प्लीज? तो बृहस्पति ने बोला चल आजा। तो यहां पे ये बृहस्पति की कक्षा को साझा करने लगे।
ऐसे इन्होंने किसी और ग्रह से बात कर ली। तो ऐसे क्षुद्र ग्रह जो किसी बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, उन्हें कहते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड। ऐसे क्षुद्र ग्रह जो किसी बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं उन्हें कहते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड, उन्हें कहते हैं ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। कुछ समझे? पहला प्रकार क्या था? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो शुद्ध ग्रह पाए जा रहे हैं वो हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या हो गया? ट्रोजन एस्टेरॉइड। ट्रोजन क्या होते हैं? तो ट्रोजन वो होते हैं जो किसी बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं। ट्रोजन एस्टेरॉइड वो होते हैं जो किसी बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हमने कभी किसी ग्रह के कुछ ट्रोजन्स खोजे हैं? जी हाँ, बृहस्पति ग्रह के बहुत सारे ट्रोजन एस्टेरॉइड मिल चुके हैं। अभी कितने हैं टोटल ये तो नहीं पता, पर बृहस्पति के बहुत सारे ट्रोजन्स आज तक हमें मिल गए हैं। मिशन लूसी, नासा ने एक मिशन भी लॉन्च किया है, मिशन लूसी, जो कि बृहस्पति के 8 ट्रोजन एस्टेरॉइड का अध्ययन करने हेतु ही हमारे नासा ने, हमारे नहीं अमेरिका के नासा ने लॉन्च किया है। फिर आप क्या देख सकते हैं? फिर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का क्या कभी कोई ट्रोजन मिला है? देखो, पृथ्वी के टोटल कितने ट्रोजन है पता नहीं, पर आज तक पृथ्वी के कुछ ट्रोजन एस्टेरॉइड मिले हैं। इसका जवाब है हाँ, पृथ्वी के 2 ट्रोजन एस्टेरॉइड आज तक मिल चुके हैं। पृथ्वी के 2 ट्रोजन एस्टेरॉइड आज तक मिल चुके हैं। ठीक है, उनका नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने आपको जो पीपीटी दी है, जो पीडीएफ दी है 1100 पेज वाली टेलीग्राम पर, उसमें नाम लिखा है, पर अगर आप वो 2 ट्रोजन्स का नाम याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। पृथ्वी के 2 ट्रोजन एस्टेरॉइड आज तक मिल चुके हैं, बृहस्पति के भी बहुत सारे ट्रोजन मिल गए हैं। ठीक है, ट्रोजन एस्टेरॉइड की कहानी क्या है? आज तक हमारी पृथ्वी के 2 ट्रोजन मिले हैं और भी कई ग्रहों के कई ट्रोजन मिल चुके हैं। अब एस्टेरॉइड का, शुद्र ग्रह का तीसरा प्रकार क्या होता है? एस्टेरॉइड्स का, शुद्र ग्रह का जो तीसरा प्रकार है वो है नियर अर्थ एस्टेरॉइड। ये है नियर अर्थ एस्टेरॉइड, निकट पृथ्वी शुद्र ग्रह। अब जहां तक कहानी है निकट पृथ्वी शुद्र ग्रह की, जहां तक कहानी है नियर अर्थ एस्टेरॉइड की, तो ये कौन से एस्टेरॉइड होते हैं मित्रों? नियर अर्थ एस्टेरॉइड वो होते हैं, नियर अर्थ एस्टेरॉइड वो होते हैं जो हमारी पृथ्वी की कक्षा के नियर आ जाते हैं, जो हमारी पृथ्वी की कक्षा के निकट आ जाते हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं? ये भी सूर्य की परिक्रमा ही कर रहे हैं, पर सूर्य की परिक्रमा करते 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 ये जब हमारी पृथ्वी के निकट आ जाते हैं तब हम इन्हें कहते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड। देखो, ट्रोजन अलग है, जैसे पृथ्वी के अपने पास ट्रोजन है, तो पृथ्वी के जो ट्रोजन है वो कैसे होंगे? पृथ्वी के ट्रोजन वो हैं जो पृथ्वी की कक्षा को साझा करेंगे, जो पृथ्वी की कक्षा को साझा करेंगे, और नियर अर्थ एस्टेरॉइड वो हैं जो पृथ्वी की कक्षा के करीब आएंगे। ठीक, नियर अर्थ एस्टेरॉइड कौन से हैं? जो पृथ्वी के निकट आ जाते हैं, जो पृथ्वी की कक्षा के करीब आ जाते हैं। अब जब ये पृथ्वी की कक्षा के करीब आ गए हैं, जो नियर अर्थ एस्टेरॉइड है, ये पृथ्वी की कक्षा के निकट आ गए हैं, तो बात ऐसी है कि ट्रोजन अलग थे। ट्रोजन पूरी तरीके से पृथ्वी की कक्षा में घूम ही रहे थे, जबकि ये क्या है? ये पृथ्वी की कक्षा के पास आ गए हैं। अब जो नियर अर्थ एस्टेरॉइड होते हैं ना, इनको भी हम 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं इनको 4 कैटेगरीज में? तो इनको इस आधार पे 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है कि ये पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस कर रहे हैं या नहीं, ये पृथ्वी की कक्षा को प्रतिच्छेद कर रहे हैं या नहीं। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। आपको याद है ना, यूपीएससी मेंस ये प्रश्न पूछ चुका है, शुद्र ग्रह क्या है और शुद्ध ग्रह के प्रकार बताओ, क्योंकि डार्ट मिशन लॉन्च हुआ था। इसलिए ये टॉपिक तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, ये जो 4 प्रकार के अमोर, अपोलो, अटेन, अटीरा आपको दिख रहे हैं, ये नियर अर्थ एस्टेरॉइड के टाइप्स हैं। फिर से समरी बनाती हूँ। क्या पढ़ रहे हैं अपन? शुद्र ग्रह। शुद्र ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 3। शुद्र ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? पहला तो मेन एस्टेरॉइड बेल्ट वाले, दूसरे ट्रोजन, और तीसरे नियर अर्थ एस्टेरॉइड। तो यहां पर जो हमारे नियर अर्थ एस्टेरॉइड है, फिर आगे हमने फिर से इनको 4 कैटेगरी में बांट दिया है, अटीरा, अटेन, अपोलो, अमोर। शुद्र ग्रह 3 प्रकार के होते हैं। फिर ये जो 3 प्रकार के शुद्र ग्रह हैं, इन 3 प्रकार के शुद्र ग्रहों में
हमने क्या किया है, जो नियर अर्थ एस्ट्रॉइड हैं उनको आगे और 4 कैटेगरीज में बांट दिया है। सो क्षुद्र ग्रह 3 प्रकार के हैं, क्षुद्र ग्रह 3 प्रकार के हैं। अब क्षुद्र ग्रह 3 प्रकार के हैं, मुख्य क्षुद्र ग्रह की पेटी वाले, ट्रोजन और नियर अर्थ एस्ट्रॉइड। तो जो नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है ये आगे जाके और 4 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। फिर जो नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है ये आगे जाके और 4 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। दे आर अपोलो, अटेन, अटीरा और अमोर। अब इनको किस तरीके से बांटा है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या ये जो क्षुद्र ग्रह की कक्षा है ये पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस कर रही है या नहीं। जो क्षुद्र ग्रह की कक्षा है, जो एस्ट्रॉइड का ऑर्बिट है, क्या वो पृथ्वी के ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा है, क्या वो पृथ्वी के कक्षा को क्रॉस कर रहा है। देखो यहां पे जो अपोलो है ये पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस करते हैं, जो अटेन कैटेगरी के होते हैं ये पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस करते हैं। कैसे, लुक एट हियर, ये जो हमारे नियर अर्थ एस्ट्रॉइड हैं इनमें हम क्या देख रहे हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी की कक्षा है और ये क्या है, ये है हमारे सूर्य देव यहां पे। अब ये मत कहना सूर्य छोटा क्यों बनाया। और ये है हमारे किसी भी क्षुद्र ग्रह की कक्षा। तो अब ये जो हमारा क्षुद्र ग्रह है ये क्या कर रहा है, ये अगर कुछ इस तरीके से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, ये अगर कुछ इस तरीके से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है कि यहां पे ये पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस कर रहा है तो अलग बात हो जाती। और अगर ये पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस नहीं कर रहा है तो अलग बात हो जाती है। जैसे इसने पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस किया, एक और देखते हैं, एक और हो सकता है हमारा जो पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस ना करे, और कुछ ऐसे होंगे जो क्रॉस करेंगे। जैसे इधर देखो, एक क्षुद्र ग्रह की कक्षा ये है क्षुद्र ग्रह और ये सफेद रंग की है उसकी कक्षा। लो, क्या इसने क्रॉस किया, नहीं, ये है क्षुद्र ग्रह और ये है इसकी कक्षा, ये है क्षुद्र ग्रह, ये है क्षुद्र ग्रह। अब आप देखो ऊपर वाले दोनों की कक्षाओं को देखो, इन दोनों ने पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस किया है, इन दोनों की कक्षा ने पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस किया है, जबकि इन दोनों की कक्षा ने पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस नहीं किया। रास्ते रास्ते जो मिले, आगे नहीं आता यार। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे पृथ्वी की कक्षा को शुद्ध ग्रह की कक्षा क्रॉस कर रही है और यहां पे शुद्ध ग्रह की कक्षा को पृथ्वी की कक्षा क्रॉस नहीं कर रही। इतनी बात तो समझ में आ गई है। तो सबसे पहले देखो, बात करते हैं किसकी, एक है हमारा अमोर कैटेगरी। अमोर कैटेगरी के शुद्ध ग्रह क्या होते हैं, तो अमोर वाले पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस नहीं करते। जो अमोर है वो ये वाले हैं कि ये पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस नहीं करते, ये पृथ्वी की कक्षा को प्रतिच्छेद नहीं करते और अपना पूरा समय पृथ्वी की कक्षा के बाहर बिताते हैं। अंतर समझ में आ रहा है ना, ये पृथ्वी की कक्षा को प्रतिच्छेद नहीं करते और अपना पूरा समय पृथ्वी की कक्षा के बाहर बिताते हैं। डन, आ गया समझ में, ये अमोर है, ये अमोर है। जबकि दूसरे वाले कौन है, हाँ सही है, ये है अटीरा। अटीरा जो पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस नहीं करते और अपना पूरा समय अंदर बिताते हैं, वो है अटीरा। ये है अटीरा और ये है अमोर। अटीरा और अमोर में क्या अंतर है, देखो अटीरा और अमोर दोनों के दोनों ही पृथ्वी की कक्षा को प्रतिच्छेद नहीं करते। अटीरा और अमोर दोनों ही पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है, एक पूरे टाइम पृथ्वी की कक्षा के बाहर है, एक पूरे टाइम पृथ्वी की कक्षा के अंदर है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बाहर है पर पृथ्वी की कक्षा के करीब है, इसीलिए इसको नियर अर्थ एस्टेरॉइड बोल रहे हैं। बाहर है पर पृथ्वी की कक्षा के निकट है, ये अंदर है और पृथ्वी की कक्षा के निकट है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहां पर ये अमोर और ये अटीरा, ये दोनों के दोनों ही पृथ्वी की कक्षा को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है और एक पूरे टाइम पृथ्वी की कक्षा के बाहर है। अमोर बाहर है, अटीरा अंदर है। अमोर बाहर है, अटीरा अंदर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इधर आओ, अब ये जो अपोलो है और ये जो अटेन है,
अपने ये दोनों एस्टेरॉइड क्या करते हैं, ये दोनों ही एस्टेरॉइड हमारी कक्षा को क्रॉस करते हैं। ये दोनों एस्टेरॉइड पृथ्वी की कक्षा को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, अपोलो और अटेन, ये दोनों के दोनों ही पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस करते हैं। डन। चलो अब आप देख सकते हो कि ये जो दोनों के दोनों हैं ये पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर इनमें अंतर क्या है। अपोलो और अटेन दोनों ही पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना। जैसे कि हमने बताया कि जैसे पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं, वैसे ही शुद्ध ग्रह को भी कुछ समय लगेगा। किसी शुद्ध ग्रह को 200 दिन लगेंगे, किसी को 400 पृथ्वी दिवस, किसी को 500 पृथ्वी दिवस। तो इसको देखो, अपोलो को, ये पृथ्वी की कक्षा को प्रतिच्छेद तो करता है और अपना अधिकांश समय पृथ्वी की कक्षा के बाहर बिताता है। कि मतलब ई कि इसको देखो, ये एस्टेरॉइड जैसे यहां से स्टार्ट करेगा तो यहां से इसको वापस यहां आने में मान लो 500 दिन लगेंगे। मान लो इसको 500 पृथ्वी दिवस लग रहे हैं सूर्य की परिक्रमा करने में, तो उन 500 दिनों में से यहां तक इसको सिर्फ 200 दिन लगते हैं, फिर यहां से यहां तक 300 दिन लगते हैं। तो अपना अधिकांश समय ये पृथ्वी की कक्षा के बाहर बिता रहा है। ये बात भेजे में घुस रही है। ये अपना अधिकांश समय पृथ्वी की कक्षा के बाहर बिता रहा है। ये अपना अधिकांश समय पृथ्वी की कक्षा के बाहर बिता रहा है ना। मतलब अगर इसको 500 दिन लग रहे हैं सूर्य की परिक्रमा करने में, तो ये 300 दिन पृथ्वी की कक्षा के बाहर है, देखो यहां से यहां तक पहुंचने में, और 200 दिन पृथ्वी की कक्षा के अंदर है। ये पृथ्वी की कक्षा को प्रतिच्छेद तो कर रहा है, ये पृथ्वी की कक्षा को प्रतिच्छेद तो कर रहा है, पर अपना अधिकांश समय पृथ्वी की कक्षा के बाहर बिता रहा है। जबकि ये है, कौन बचा होगा, अपोलो, अटीरा, अमोर, अटेन। ये क्या कर रहा है, ये पृथ्वी की कक्षा को प्रतिच्छेद तो कर रहा है, पर अधिकांश समय अपना कहां बिता रहा है, ये अपना अधिकांश समय पृथ्वी की कक्षा के भीतर बिता रहा है। तो ये चारों हैं क्या, ये चारों हैं नियर, ये चारों के चारों हैं हमारे नियर अर्थ एस्टेरॉइड। हमने क्या समझा, हमने सबसे पहले ये समझा कि जैसे हमारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे हमारे अन्य खगोलीय पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वैसे शुद्ध ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। शुद्ध ग्रह ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े होते हैं। फिर हमने देखा कि ये जो शुद्ध ग्रह हैं ये केवल एक ही तरीके के नहीं होते। शुद्ध ग्रह केवल वही नहीं है जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, नहीं, उनके अलावा भी कुछ शुद्ध ग्रह हैं जो सौर मंडल में पाए जाते हैं। तो इस आधार पे हमने शुद्ध ग्रह के 3 प्रकार पढ़े, हमने एस्टेरॉइड के 3 टाइप्स पढ़े। शुद्ध ग्रह का पहला प्रकार हमने क्या देखा, देखो शुद्ध ग्रह 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार वही है जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाया जाता है। मंगल की कक्षा और बृहस्पति की कक्षा, उन दोनों के बीच में लाखों की संख्या में शुद्ध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच जो मुख्य शुद्ध ग्रह पेटी में शुद्ध ग्रह हैं वो अपन ने देखे। उसके बाद हमने देखे ट्रोजन एस्टेरॉइड, दूसरा प्रकार। ट्रोजन एस्टेरॉइड वो होते हैं जो किसी बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं। जैसे बृहस्पति की अपनी कक्षा है, उसी में कोई शुद्ध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो वो बृहस्पति के साथ कक्षा साझा कर रहा है, तो वो बृहस्पति का ट्रोजन हुआ। जैसे नासा ने एक मिशन भेजा है, मिशन लूसी, वो बृहस्पति के ट्रोजन एस्टेरॉइड का अध्ययन करने के लिए भेजा है। वैसे ही हम देख सकते हैं आज तक पृथ्वी के भी 2 ट्रोजन एस्टेरॉइड ऑलरेडी मिल चुके हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे तीसरे होते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड, निकट पृथ्वी शुद्ध ग्रह। ये वो होते हैं जो पृथ्वी की कक्षा के निकट आ जाते हैं। निकट पृथ्वी शुद्ध ग्रह वो होते हैं जो पृथ्वी की कक्षा के निकट रहते हैं। अब क्योंकि ये पृथ्वी की कक्षा के निकट रहते हैं, इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया है, नियर अर्थ एस्टेरॉइड बोल दिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि इनको हम किस आधार पर बांटते हैं, तो इनको हम बांटते हैं इस आधार पर कि ये पृथ्वी की कक्षा को प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो नियर अर्थ एस्टेरॉइड को ही हमने अपने आप में 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। हमारी ये 4 कैटेगरीज थी, अटीरा, अटेन, अपोलो, अमोर। तो अमोर और अटीरा जो है वो पृथ्वी की कक्षा को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे थे। जो अमोर है वो पूरे टाइम पृथ्वी की कक्षा के बाहर रह रहा था, और जो अटीरा है वो पूरे टाइम पृथ्वी की कक्षा के भीतर रह रहा था।
अपोलो और अटेन दोनों पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस कर रहे थे। अपोलो अधिकांश समय पृथ्वी की कक्षा के बाहर रह रहा था और अटेन अंदर रह रहा था। अगर तुम्हें इनके बारे में डेप्थ में नहीं भी याद आता तो कोई बात नहीं कि कौन कितने समय अंदर रह रहा है, कौन ज्यादा टाइम बाहर रह रहा है, अंदर रह रहा है। तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि अपोलो और अटेन जो है वो क्रॉस करते हैं, अमोर और अटीरा जो है वो नहीं करते। बस इतना याद रख लियो, जीवन में काम चल जाएगा। ठीक, चलो। जैसे हम लोगों ने सूर्य के अध्ययन के लिए कुछ मिशंस भेजे हैं, जैसे हमने चंद्रमा के अध्ययन के लिए मिशन भेजे हैं, मंगल के लिए भेजे हैं, शुक्र के लिए भेज रहे हैं, वैसे ही शुद्ध ग्रह के अध्ययन के लिए भी हमने कुछ मिशंस भेजे थे। जैसे शुद्ध ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा जाने वाला पहला मिशन जो है उसका नाम था नियर शूमेकर। नियर उसका पहले से नाम था, बाद में एक साइंटिस्ट के सम्मान में उसके नाम में शूमेकर और ऐड कर दिया गया। तो किसी शुद्ध ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा जाने वाला पहला मिशन था नियर शूमेकर। अब आप देख सकते हैं कि कुछ मिशन कैसे होते हैं, कुछ होते हैं ऑब्जर्वेटरी मिशन, कुछ होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कुछ होते हैं एंटी सैटेलाइट मिशन जो दूसरे की सैटेलाइट को मारने के लिए होते हैं या अपने देश की कोई सैटेलाइट मार रहे हैं। वैसे ही कुछ होते हैं सैंपल रिटर्निंग मिशन। सैंपल रिटर्निंग मिशन क्या करते हैं? तो सैंपल रिटर्निंग मिशन किसी भी चीज पर जाते हैं और सैंपल लेकर के आते हैं। जैसे चाइना का चैंग-ई मिशन, चैंग-ई 5 मिशन जो है वो चंद्रमा पर गया था और वहां से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आया था, तो उसको हम सैंपल रिटर्न मिशन बोलेंगे। क्या शुद्ध ग्रह पर भी कभी कोई सैंपल रिटर्न मिशन गया है? जी गया है। मैंने तुम लोगों से पहले ही बोला है कि आप लोग एक कागज लेंगे, उसमें लिस्ट बनाएंगे। कैसे? एक कागज है, उसमें आपको इस तरीके से ऐसे खंड खंड बनाने हैं, ऐसे बॉक्स बनाने हैं। एक में आप लिखोगे मिशन का नाम, अगले में लिखा करो कि वो किसके लिए गया है, जैसे सूर्य के लिए या चंद्रमा के लिए या शुद्ध ग्रह के लिए। अगले में लिखा करो किसने लॉन्च किया है, अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी नासा ने, या फिर भारत की सरकारी स्पेस एजेंसी इसरो ने, या जापान की स्पेस एजेंसी जेक्सा ने, या रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने। उसके बाद आप अगले में लिखोगे उसकी डिटेल। इस तरीके से सबको टेबल बनाना है। वो टेबल ज्योग्राफी में भी काम आएगा, करंट अफेयर्स में भी काम आएगा और साइंस एंड टेक में भी काम आएगा। ठीक, चलो। तो आज तक अपने मतलब इसके नासा ने क्या किया है? आज तक नासा ने शुद्ध ग्रह में एक सैंपल रिटर्निंग मिशन भी भेजा है। अब जो अपना सैंपल रिटर्निंग मिशन है ना, इसका नाम हुआ करता है ओसिरिस रेक्स। ओसिरिस रेक्स अपने आप में ओसिरिस रेक्स का भी एक फुल फॉर्म है जो तुम्हें याद रखने की कोनो जरूरत नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं कि ओसिरिस रेक्स इसका अपना एक फुल फॉर्म है, लेकिन हमें इसके फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं, हमें इसका फुल फॉर्म याद नहीं रखना। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के सरकारी स्पेस एजेंसी नासा ने 2016 में एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ओसिरिस रेक्स। इस मिशन की कुल अवधि थी 7 साल। मतलब जब ये 2016 में लॉन्च हुआ उसके 7 साल बाद इसका काम क्या था कि एक शुद्ध ग्रह है जिसका नाम है बेन्नु, इसको उस शुद्ध ग्रह के ऊपर जाना था। इसमें कोई इंसान नहीं गया था, पर इसको शुद्ध ग्रह के ऊपर जाना था और इससे थोड़ी सी धूल मिट्टी भर करके पृथ्वी पर वापस लाना था। तो 2016 में ये गया, 7 जोड़ लो, 2023, बिल्कुल करेक्टली 2023 में ये पृथ्वी पे वापस आ गया। और 2023 में जब ये पृथ्वी पर वापस आया तो ये बेन्नु एस्टेरॉइड की 250 ग्राम धूल लेकर के आया। ये बेन्नु एस्टेरॉइड की 250 ग्राम धूल लेकर के आया। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैडम ये 250 ग्राम धूल लाने के लिए नासा ने अरबों रुपए खर्च कर दिया का, तो बात ऐसी है कि 250 ग्राम क्या, तुम तो 250 किलो धूल ले आओ, लेकिन तुम जो धूल लेकर के आओगे वो पृथ्वी की होगी। और ये जो धूल लेकर के आया है ये किसकी है? ये जो धूल लेकर के आया है ये है बेन्नु एस्टेरॉइड की, ये है बेन्नु एस्टेरॉइड की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो शुद्ध ग्रह हैं ये ग्रहों के ही टूटे हुए टुकड़े होते हैं, तो हम क्या करना चाहते हैं? हम इस धूल के ऊपर डीप में रिसर्च करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारे शुद्ध ग्रह हैं ये किस तरीके के पदार्थ से मिलकर बने हैं। शायद इससे हमें पृथ्वी की उत्पत्ति में भी कुछ सहायता मिल सके।
इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये जो 250 ग्राम धूल है, इसका कुछ हिस्सा नासा ने रखा है, कुछ दूसरी स्पेस एजेंसी को दे दिया है और कुछ भविष्य के लिए रख के रखा है। भविष्य के लिए रख के रखना मतलब आज हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज नहीं है, भविष्य में हमारे पास और उन्नत टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो हम कोशिश करेंगे कि जो और उन्नत टेक्नोलॉजीज हैं उनके माध्यम से हम और ज्यादा इस धूल पर रिसर्च कर सकें। क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई किसी क्षुद्र ग्रह की धूल लेकर के आया हो? नहीं। इससे पहले जापान ने भी मिशन हायाबुसा भेजा था। हायाबुसा बाइक तो सुनी है ना, अभी मिशन भी सुन लो। इससे पहले जापान ने भी हायाबुसा मिशन भेजा था जो कि 2 एस्ट्रॉइड्स की धूल लेकर के आया था, लेकिन ये केवल 6 ग्राम धूल ला सका था, केवल 6 ग्राम। और ओसिरिस रेक्स लेकर के आया है 250 ग्राम। तो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया? पहले मैंने तुम्हें शुद्ध ग्रह के बारे में पढ़ाया, फिर मैंने तुम्हें क्षुद्र ग्रह से संबंधित 2 स्पेस मिशन बताए। पहला मिशन मैंने तुम्हें बताया कौन सा? नियर शूमेकर। नियर शूमेकर दुनिया का पहला वो मिशन था जो किसी एस्टेरॉयड के अध्ययन के लिए गया था। उसके बाद मैंने तुम्हें दूसरा मिशन बताया ओसिरिस रेक्स। ओसिरिस रेक्स मिशन जो है ये बेन्नु नामक एक शुद्ध ग्रह पर गया था 2016 में, और 2023 में ये 250 ग्राम धूल लेकर के आया है बेन्नु नामक शुद्ध ग्रह से। ठीक, चलो अब मित्रों एक और चीज मैं आपको पढ़ाती हूं। ये जो मिशन था ओसिरिस रेक्स, इसे हम एक सैंपल रिटर्निंग मिशन कह सकते हैं, पर आप जानते हैं कुछ होते हैं प्लैनेटरी डिफेंस मिशन। अभी ये प्लैनेटरी डिफेंस मिशन क्या होते हैं तो सुनिए। अब ये प्लैनेटरी डिफेंस मिशन क्या होते हैं? देखो जी, तो बात ऐसी है, प्लैनेटरी डिफेंस मतलब जो हमारे प्लैनेट को डिफेंस करने के लिए, जो हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए मिशन लॉन्च किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्लैनेटरी डिफेंस मिशन। सो बात ऐसी है कि आपने कई बार YouTube पे सुना होगा कि खत्म हो जाएगी ये पृथ्वी, मिट जाएगा इंसानों का अस्तित्व, नहीं रहेगा तुम्हारा जीवन, क्योंकि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड आकर पृथ्वी से टकराने वाला है और उसके बाद पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। और इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए। भाई जब दुनिया खत्म होने वाली है तो तेरे चैनल को काहे सब्सक्राइब कर ले? ये बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई, लेकिन इस तरीके की वीडियो हम लोग जब स्कूल में थे तब से देख रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ क्लिकबिट गेम होता है? नहीं। क्या तो फिर क्या सच्ची में दुनिया खत्म होने वाली होती है? नहीं। असल में ये लोग क्या करते हैं, इनके पास कोई पूरी जानकारी नहीं होती, ये थोड़ी सी भी अफवाह सुनते हैं कि कोई एस्ट्रॉइड अगर हमारी पृथ्वी के पास से गुजरने वाला भी हो तो उसको इस तरीके से आपको सुनाते हैं कि आप डर जाओ, बिकॉज़ दे जस्ट वांट व्यूज, है ना। तो बात ऐसी है कि क्लिकबिट वाले गेम में मत फंसा करो। पर क्या सच में कभी कोई शुद्ध ग्रह पृथ्वी से आके टकरा सकता है जिससे पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाए? जी बिल्कुल टकरा सकता है। ऐसा ही एक शुद्ध ग्रह पृथ्वी से टकराया था जब हमारी पृथ्वी सीधी की बजाय 23 डिग्री एंड हाफ पे झुक गई। ऐसा ही एक एस्ट्रॉइड हमारी जो पृथ्वी है इससे टकराया जब हमारी पृथ्वी से डायनासोर खत्म हो गए। तो ऐसा ही एक एस्ट्रॉइड फिर से हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। तो हमारे साइंटिस्ट ने यह सोचा कि अगर ऐसा कोई एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से टकराने वाला होगा और हमें कुछ दिनों पहले पता चल जाएगा, तो क्या हमारे पास कोई तरीका है कि हम अपनी पृथ्वी को बचा सकें? तो इसका जवाब है अभी तक तो नहीं था, पर अब है। अब हमारे पास एक ऐसा तरीका है। तो क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे कभी चोर नहीं घुसे होते, फिर भी हम लोग ना एक मॉक टेस्ट कर रहे होते हैं। हम लोग ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके देखते हैं कि अगर चोर आ गए तो क्या करेंगे। वैसे ही हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक टेस्ट किया। कैसे टेस्ट किया? देखो, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उन्होंने अंतरिक्ष में एक एस्टेरॉइड सिस्टम देखा। जैसे ये एक बड़ा सा शुद्ध ग्रह मिला उनको, इसका नाम है डीडीमोस, इंसानों ने ही रखा है। और एक छोटा सा शुद्ध ग्रह है जिसका नाम रखा गया है डाइमॉर्फोस। अब ये डाइमॉर्फोस नाम का छोटा सा शुद्ध ग्रह इस डीडीमोस नाम के बड़े से शुद्ध ग्रह की परिक्रमा करता है। अब अगर तुम में से किसी के मन में प्रश्न आ रहा है कि अगर ये हमारे सौर मंडल में ही है तो डाइमॉर्फोस नाम का ये जो शुद्ध ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा काहे नहीं कर रहा, इसे शुद्ध ग्रह की काहे कर रहा है? तो आपको मालूम है ना, गुरुत्वाकर्षण से द्रव्यमान पर नहीं बल्कि दूरी पर भी निर्भर करता है। क्योंकि ये डाइमॉर्फोस इस डीडीमोस के बहुत नजदीक है, इसीलिए क्योंकि ये डाइमॉर्फोस डीडीमोस के बहुत नजदीक है, इसीलिए ये क्या करेगा, इसीलिए ये सूर्य की
परिक्रमा नहीं बल्कि डिडीमोस की परिक्रमा करेगा। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है, इसलिए चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। बिल्कुल वैसे ही ये जो डाइमॉर्फोस है ये डिडीमोस की परिक्रमा करता है, क्योंकि डाइमॉर्फोस डिडीमोस के करीब है, इसलिए ये डिडीमोस के इस बड़े शुद्ध ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल में बंधा हुआ है। अब हमने ये सोचा कि मान लो जैसे ये एक सिस्टम है, ऐसे ही हमारी पृथ्वी का सिस्टम है कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो कल को अगर कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी से आकर के टकराने वाला होगा तो हम उसे कैसे बचाएंगे। इसके लिए नासा के साइंटिस्ट ने, मतलब मजाक कर रही हूं बट सीरियसली मत लियो, एकता कपूर के सीरियल का एग्जांपल लिया। कैसे, आपने तो देखा होगा ना एकता कपूर कैसे कैसे सीन क्रिएट करती हैं अपने सीरियल्स में। वैसे उन्होंने सोचा कि मान लीजिए यहाँ पे ना हीरो हीरोइन की कहानी चल रही थी और हीरोइन हीरो से गुस्सा होकर के बिल्कुल तेज अपनी फास्ट कार चला करके ऐसे जाने लगी, धूम धूम तनाना ना धूम धूम, धूम धूम तनाना ना धूम धूम। अब ऐसे हीरोइन जा रही थी और सामने से क्या हो रहा है, सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, पापू पापू पापू, और हीरोइन जो है ये फुल स्पीड में जा रही है और इसकी कार का ब्रेक भी फेल हो गया। सीरियल्स में हमेशा ऐसे ही होता है। अब हीरो तो आपको मालूम है, हीरो तो कैसे भी आके हीरोइन की जान बचा ही लेगा। तो इसके लिए अब क्या होगा ना, हीरो यहां पर अपनी बाइक पे आएगा और अब ये बाइक से इस ट्रक को कैसे रोकेगा। तो ये हीरो फुल स्पीड से आता है, हीरो फुल स्पीड से आता है ड्रर, और फुल स्पीड से आगे क्या करता है, फुल स्पीड से आकर के इस ट्रक को धक्का मार देता है। क्या एक बाइक से ये ट्रक खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, पर क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्पीड से आ रहा है इसकी वजह से ये इस ट्रक की डायरेक्शन चेंज कर देगा। ये ट्रक जो ऐसे सीधे जा रहा था अब ये सीधे नहीं जाएगा और एक बाइक के फुल स्पीड से इसको ऐसे साइड से धक्का मारने से ये ट्रक इस साइड चला जाएगा। अब ये ट्रक जाके पेड़ से टकराए या खाई में गिर जाए या मर जाए, हमें कोई मतलब नहीं। हमें क्या मतलब है, ये रिश्ता तो है बच ही गया, है ना। वहम जी ने आके जोपी जी को बचा लिया, मतलब कि ये ट्रक इधर चला गया तो ये जो कार है ये इस तरीके से आगे पहुंच गई और फिर अचानक से ऐसे ब्रेक भी लग गया हीरोइन का। ठीक, तो यहां पर हुआ क्या, हुआ ये कि हमने इस ट्रक को रोक नहीं पाए थे, तो हीरो ने सिर्फ और सिर्फ इस ट्रक की डायरेक्शन चेंज कर दी। यही काम हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यही काम हम कर रहे हैं। हमने यहां पर ये देख लिया कि हम इस शुद्ध ग्रह को तोड़ करके धूल मिट्टी में तो मिला नहीं सकते, तो क्योंकि हम इस शुद्ध ग्रह को धूल मिट्टी में नहीं मिला सकते तो हमने भी यही सोचा कि हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमने क्या किया, हमने पृथ्वी से एक स्पेस मिशन भेज दिया। हमने पृथ्वी से एक स्पेस मिशन भेज दिया। अब ये जो स्पेस मिशन है ना, ये फुल स्पीड में ऐसे करके गया, ये फुल स्पीड में ऐसे करके गया और जा करके इस डायमॉर्फोस से टकरा गया, इस अपने डायमॉर्फोस से जाके टक से टकरा गया। अब जब ये इस डायमॉर्फोस से टक से टकरा गया तो इससे इसकी जो दिशा है ये थोड़ी सी चेंज हो गई, ये यहां से यहां आ गया, ऐसे करके इसकी दिशा ऐसे करके ऐसे चेंज हो गई। ठीक, इस तरीके से, मतलब अब ये यहां से ऐसे सीधे नहीं जा रहा है, अब ये थोड़ा सा ऐसा चेंज हो गया। दिखाइए जरा, यहां देखो इस चित्र में, ये इसका ओरिजिनल ऑर्बिट था, इसको ऐसे करके जाना था, ये व्हाइट वाला ओरिजिनल ऑर्बिट था, पर ये ब्लू वाला चेंज्ड ऑर्बिट है। कैसे चेंज हो गया ये, हमने जो डार्ट मिशन भेजा ना उसकी वजह से ये टकराया, तो टकरा करके इसका जो ऑर्बिट है ये चेंज हो गया, टकरा करके इसका जो ऑर्बिट है वो चेंज हो गया। तो अब जैसे ये अगर सीधे 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 जाता और यहाँ पे हमारी पृथ्वी होती तो टक से टकरा जाता, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ हमारी पृथ्वी रहेगी और ये साइड से निकल जाएगा, निकल गया साइड से। मतलब हमने अपनी पृथ्वी से जो एस्टेरॉइड टकराने वाला था, जो खतरा टकराने वाला था, उसको खिसका के टाल दिया, वो साइड से निकलेगा, टाला नहीं, बिल्कुल मतलब किसी और के ऊपर भेज दिया। हमने उसको हमारी जिंदगी से, हमारे परिवार की जिंदगी से अलग कर दिया है, इसको, इस गंदे से एस्टेरॉइड को। तो कल को अगर ऐसे कोई हमारी पृथ्वी से टकराने वाला एस्टेरॉइड होगा तो हम उसकी भी दिशा चेंज कर देंगे। ये सिर्फ एक टेस्ट था,
ये सिर्फ एक टेस्ट था जिसमें हमने इसकी दिशा को चेंज करके देखा और इसकी दिशा चेंज हो गई। तो कल को अगर सच में ऐसे कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से आके टकराने वाला होगा तो हम उसकी दिशा चेंज कर देंगे। समझ गए? समझ गए? सो ये जो है ये केवल और केवल एक टेस्टिंग मिशन था, रियल में तो ऐसा हुआ नहीं था कुछ। तो इस मिशन को हम कहते हैं डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये नासा ने लॉन्च किया था, ये सक्सेसफुल रहा। ये कब लॉन्च किया गया था, कब ये टकराया, वो सारी डेट पता करना तुम्हारा होमवर्क है। सो ये था डार्ट मिशन, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो मैंने तुम्हें बहुत सारे मिशंस के बारे में बताया, मैंने तुम्हें नियर शूमेकर के बारे में बताया, मैंने तुम्हें ओसिरिस रेक्स के बारे में बताया, डार्ट के बारे में बताया। अब मैं तुम्हें एक और मिशन के बारे में बताऊंगी अगर तुम इस वीडियो को लाइक कर दोगे। देखो, नासा ने एक और मिशन भेजा है जिसका नाम है साइके मिशन। साइके मिशन साइके नामक एक एस्टेरॉयड के लिए लॉन्च किया गया है। 2023 में यह मिशन पृथ्वी से लॉन्च हुआ है और 2029 में यह साइके एस्टेरॉयड के ऊपर पहुंचेगा। ये एक अलग मिशन है, डार्ट खत्म, ये अलग मिशन की बात बता रही हूँ। तो ये जो साइके है ना, इसको गोल्डन एस्टेरॉयड कहा जाता है। काहे? क्योंकि बताया जाता है कि इसके ऊपर गोल्ड ही गोल्ड है। तो बस इसकी रिसर्च करने के लिए अपने नासा ने एक मिशन भेजा है। एस्टेरॉयड का शुद्ध ग्रह का नाम भी साइके है और मिशन का भी नाम है मिशन साइके। तो मैंने तुम्हें 4 मिशन बता दिए। हमने अभी अभी देखा शुद्ध ग्रह। शुद्ध ग्रह ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े थे जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। शुद्ध ग्रह 3 प्रकार के थे। पहले वो जो मुख्य शुद्ध ग्रह पेटी में मिलते हैं, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। दूसरे वो जो ट्रोजन थे और तीसरे नियर अर्थ एस्टेरॉयड। अब ये जो लिखा हुआ है कमिट, ये बिल्कुल ही अलग चीज है। कमिट या धूमकेतु ये शुद्ध ग्रह से अलग होते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स कई बार शुद्ध ग्रह और धूमकेतु के अंतर पे प्रश्न पूछ चुका है। धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु क्या होते हैं? तो धूमकेतु शुद्ध ग्रह से बहुत अलग होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि धूमकेतु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? धूमकेतु की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये ऐसे सौरमंडलीय निकाय होते हैं, ये ऐसे सौरमंडलीय निकाय होते हैं जो क्या करते हैं, जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने होते हैं। जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने होते हैं। अब सवाल उठता है कि इनमें धूल है, अच्छी बात है, इनमें गैस है, अच्छी बात है, लेकिन इनमें बर्फ कहां से आ गई? ये जो धूमकेतु है इनमें बर्फ काहे होती है? तो देखो भाई जी, इनमें बर्फ इसलिए होती है क्योंकि ये सौर मंडल में सूर्य से बहुत दूर होते हैं। ये सौर मंडल में सूर्य से बहुत दूर होते हैं। तो क्योंकि ये सौर मंडल में सूर्य से बहुत दूर होते हैं इसीलिए इनको गर्मी नहीं मिलती। हमारे पूरे सौर मंडल में ऊष्मा का, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? अपना सूर्य। तो यहां पे आप क्या देख सकते हैं, यहां पे क्योंकि ये सूर्य से बहुत अधिक दूरी पे हैं, क्योंकि ये सूर्य से बहुत अधिक दूरी पे हैं, इसीलिए इनमें बर्फ जमी होती है, इसीलिए इनमें बर्फ जमी होती है। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि इनमें धूल, बर्फ, गैस, पत्थर ये सब है, पर ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सौर मंडल के अंतिम छोर से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब क्योंकि ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, सूर्य की परिक्रमा करते 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 जब ये सूर्य के नजदीक आते हैं, जब ये सूर्य के नजदीक आते हैं तो इनमें आग लग जाती है। जब ये सूर्य के नजदीक आते हैं तो इनमें आग लग जाती है। अब जब इनमें आग लग जाती है ना, उस समय हमें एक धूमकेतु के 3 भाग दिखाई देते हैं। मैंने 3 प्रकार नहीं बोले, शुद्ध ग्रह के मैंने तुम्हें 3 अलग अलग प्रकार पढ़ाए हैं। मैंने तुम्हें यह बताया कि शुद्ध ग्रह 3 अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन धूमकेतु में एक ही प्रकार का धूमकेतु अभी मैं तुम्हें बता रही हूं, बाकी उसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं और इसके 3 हिस्से बता रही हूं। तो धूमकेतु के जो भाग हैं वो कौन कौन से? 3 भाग हैं। जैसे ये धूमकेतु जल रहा है, जला कब? वैसे तो ये सूर्य से बहुत दूर रहता है, पर जब ये सूर्य की परिक्रमा करने आया तो इसमें आग लग गई। तो बीच वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं नाभि, अंग्रेजी में न्यूक्लियस। आसपास वाला जो हिस्सा जल रहा होता है इसे हम कहते हैं कोमा,
और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो एक रॉकेट की पूंछ जैसा दिखाई देता है, उसे कहते हैं प्रच। यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि धूमकेतु की जो पूंछ है वो हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में क्यों होती है? तो वो हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में इसलिए होती है क्योंकि सूर्य से कुछ रेडिएटिव कण निकल रहे होते हैं, और ये जो हमारे रेडिएटिव कण होते हैं इनकी वजह से इसकी जो कक्षा है ये हमेशा सूर्य से अलग दिशा में होती है। ठीक ठीक। तो धूमकेतु के 3 भाग हैं। अब जैसे शुद्ध ग्रह है, जैसे धूमकेतु है, वैसे ही एक तीसरी चीज है जिसे हम क्या कहते हैं, एक तीसरी चीज है जिसे हम कहते हैं उल्कापिंड। अब ये उल्कापिंड क्या होता है तो सुनिए। उल्कापिंड भी, देखो धूमकेतु खत्म, खलास। उल्कापिंड भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, पर ये छोटे 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 पत्थर के टुकड़े हैं। ये पत्थर के टुकड़े कहां से आए? तो ये पत्थर के टुकड़े किसी ग्रह का भाग हो सकते हैं, किसी शुद्ध ग्रह का भाग हो सकते हैं, किसी धूमकेतु का टूटा हुआ टुकड़ा हो सकते हैं, कुछ का भी टूटा हुआ टुकड़ा हो सकते हैं। तो उल्कापिंड इज नथिंग बट कचरा, मलबा, डेब्रिस। जैसे ये जो धूमकेतु है ना, ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं, लेकिन जब ये सूर्य की परिक्रमा करने आते हैं ना और ये जल रहे होते हैं, तो पहले तो ये पूरे बर्फ से जमे हुए थे, बर्फ पिघलती है तो धूमकेतु में से ही ऐसे छोटे 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 पत्थर के टुकड़े निकल रहे होते हैं। तो वो जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं उल्का। उन्हें हम कहते हैं उल्का। धूमकेतु में से ऐसे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े निकल रहे हैं, वो उल्का है। शुद्ध ग्रह में से अगर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े निकल रहे हैं, वो उल्का है। उल्का इज नथिंग बट कचरा, बट डेब्रिस, बट मलबा। ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं उल्का। अब बात ऐसी है कि ये जो उल्का है ना, इनको हमको 3 रूपों में पढ़ना है। वैसे तो मैं आपको हिंदी में इनका नाम बता दूं, उल्का, उल्कापिंड और उल्काश्म, पर अच्छा यही होगा कि आप इनके अंग्रेजी नाम भी याद रखें और मेंस में भी हिंदी के बाजू में इंग्लिश वर्ड कोष्टक में लिख दें। जब स्वतंत्र रूप से सौर मंडल में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं, उस समय इन्हें कहा जाता है मीटियोरॉइड। क्या कहा जाता है? मीटियोरॉइड। डी फॉर डिब्बा। जब ये स्वतंत्र रूप से सौर मंडल में है, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये मीटियोरॉइड होते हैं। उस समय क्या होते हैं? उस समय उल्का होते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी सूर्य की परिक्रमा करते हुए ये अपनी कक्षा से भटक जाते हैं और हमारे जो आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनकी कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। सॉरी, इनके वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब पृथ्वी में इतना करीब आ गए कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के वायुमंडल में घुस गए। तो जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाते हैं ना, तो पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतें हैं। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। हम जब क्लाइमेटोलॉजी वाली क्लास करेंगे तो वहां पर मई तुम्हारे को पढ़ाएगी। तो बात ऐसी है कि वायुमंडल की तीसरी परत होती है मध्यमंडल। ये सब अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है वायुमंडल की परतें, तो तीसरी यूनिट में मैं पढ़ा दूंगी। वायुमंडल में हवा है, गैसें हैं, तो घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से बहुत तेजी से अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। सारे नहीं करते, कुछ कुछ उल्का आंतरिक ग्रहों के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। और जब ये आंतरिक ग्रहों के ही क्यों? क्योंकि आंतरिक ग्रहों के पास ही है ये। तो यहां पर जब ये ग्रहों के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, तो घर्षण की वजह से इनमें आग लग जाती है। और जब इनमें आग लग जाती है, तो हम जैसे मनुष्य जो करण जौहर की पिक्चरें देख देख करके बड़े हुए हैं, वो क्या सोचते हैं कि टूटता हुआ तारा है, और टूटते हुए तारे से विश मांगते हैं कि टूटते हुए तारे मैनू आईएएस बनाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं, मैं ये वाली विश नहीं मांगती, मैनू आईएएस नहीं बनना, तुम मांगते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसे आज तक आप टूटता हुआ तारा कह रहे थे, वो कुछ और नहीं बल्कि वो तो ये उल्का है। जिसे आप टूटता हुआ तारा कह रहे हैं, वो सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, जो किसी ग्रह से टूटकर अलग हुए हैं, उपग्रह से टूटकर अलग हुए हैं, शुद्ध ग्रह से टूटकर अलग हुए हैं, धूमकेतु से टूटकर अलग हुए हैं। और ये सूर्य की परिक्रमा करते करते कभी कभी हमारे आंतरिक ग्रहों के वायुमंडल में प्रवेश कर जा रहे हैं। वायुमंडल में घर्षण की वजह से ये जलने लग रहे हैं, और जब ये जलने लग रहे हैं तो तुम इनको टूटता हुआ तारा कह रहे हो, जबकि तारे तो कभी टूटते ही नहीं है। ये तो मैंने तुमको पहली क्लास में समझा दिया था। तारों का तो अपना जीवन चक्र होता है, वो व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं, फिर ब्लैक ड्वार्फ बनते हैं, वो न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं या ब्लैक होल बनते हैं। ठीक है, चलो
अब रोजाना हमारे वायुमंडल में सैकड़ों उल्का जलकर राख होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ उल्का पूरी तरीके से जल नहीं पाते और उनका अध जला हिस्सा पृथ्वी की जमीन पे गिर जाता है। ऐसा सालों में एक आध बार होता है, जैसे राजस्थान में हुआ, अफ्रीका में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, कई बार हो चुका है। तो जब किसी उल्का का अधजला हिस्सा पृथ्वी की जमीन पे गिर जाता है ना, तो उस अधजले हिस्से को बोला जाता है उल्का पिंड या फिर मीटियोरॉइट। उसे कहा जाता है मीटियोरॉइट। तो जब ये जल रहा था तब इसको क्या बोल रहे थे? उल्काश्म या मीटियोर। इसी को टूटता हुआ तारा कहते हैं। और अधजला हिस्सा क्या है? मीटियोरॉइट। ठीक। अगर किसी के मन में डाउट है, कि मैडम पुच्छल तारा क्या होता है, तो याद है तुम्हें धूमकेतु को कहते हैं टेल स्टार या पुच्छल तारा। जबकि टूटता हुआ तारा क्या होता है? टूटता हुआ तारा हम इस उल्का को कह रहे होते हैं। टूटता हुआ तारा हम किसे कह रहे होते हैं? उल्का को कह रहे होते हैं। ठीक। तो ये तीनों अलग अलग है, मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोरॉइट। उल्का, उल्काश्म, उल्का पिंड, पर तुम अंग्रेजी नाम याद रखना। तो क्या तुम्हें इन तीनों चीजों में अंतर समझ में आया? शुद्ध ग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड। पता है कभी कोई धूमकेतु जब पृथ्वी के पास से गुजरता है और उसमें आग लग जाती है ना, तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े निकलते हैं जो जल रहे होते हैं। वो पत्थर के टुकड़ों के पास से हमारी पृथ्वी गुजरती है, पृथ्वी के वायुमंडल में वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उल्का प्रवेश करते हैं, हमें उल्का बौछार दिखाई देती है, एक साथ टूटते हुए तारों की बौछार। ये फिर और डेप्थ वाला टॉपिक है उल्का बौछार, जो हमें अभी ये नहीं करना है, क्लास में कराया है। हमने आज क्या समझा? हमने आज शुद्ध ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड, इन तीनों में अंतर को समझ लिया है।